प्रॉब्लम, मतलब फसल का उचित दाम नहीं मिलता उनको। तो उचित दाम क्यों नहीं मिलता? देखो यहाँ अभी धान का खेती करना कम कर दिया, सब सुपारी और नारियल का बगीचा करना शुरू किया। नारियल सुपारी का बगीचा क्यों करता? जो उससे थोड़ा कैश मनी आएगा बोल के। लेकिन सुपारी का दाम भी गिर जाए, बाज़ार में उतना दाम नहीं है। और नारियल का अंडमान सरकार बोला 107 रुपया तुम्हारा केजी होगा आपका कोपरा का दाम। लेकिन नारियल जो लेता घर से लोग, ये 8 रुपये से ज़्यादा नहीं देता, 5 से लेकर 8 रुपये का अंदर देता केजी। और गवर्नमेंट बोला तो और नारियल का कोपरा बना के बेचने से कोपरा का दाम होगा 107 रुपया। लेकिन 107 रुपये किसान तो कभी नहीं मिलेगा, किसान कोपरा बना नहीं सकते। किसान का कोपरा नहीं बना सकता तो नारियल का दाम कम से कम 30 रुपये होना चाहिए केजी। कम से कम 30 रुपये होने से तब जाके किसान को 2 पैसा होगा। ये एक बात है, ये होना चाहिए किसान के लिए। सारा अंडमान में नारियल किसान जो बिक्री करता वो जो 4 से 5 से 8 रुपये के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं बिक्री करता। और सुपारी का दाम दिन के दिन गिर जाता। मेनलैंड से यदि सुपारी के व्यापारी नहीं आता तो सुपारी का दाम गिर जाता, सुपारी नाश हो जाता, सुपारी नहीं रख सकते। तो ये है किसान का एक फसल का दाम। और धान जब पैदा होता, कुछ लोग तो धान पैदा करते, लेकिन चावल जब बाज़ार में लेके आता बिक्री करने के लिए, तब ये 40 केजी चावल तो ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करने से 1000 रुपया होता। और जब ये बाज़ार से खरीदना पड़ता तब वह 25,000 रुपये 2,500 रुपये से खरीदता। 1000 बिक्री करके 2,500 से खरीदना पड़ता। तो फ़र्क कहाँ है? किसान पैदा करता, पैदा करने के बाद जब बाज़ार में लाके बिक्री करता तो मिलता उसको 1000 रुपया, और यदि किसान उसको खरीदने जाए तो उसको 2,500 रुपया देना पड़ता। तो ये फ़र्क है दोनों में। ये बाज़ार का किसान को पैसा नहीं मिलता। केला का दाम घर से जब केला लेके आता है मिडल मैन, वो 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये करके देता, और बाज़ार में वो 60 रुपये करके बिक्री होता। पॉपुलर जो बेचता है वहाँ पॉपुलर जाने तो अब 60 रुपये के कम का कोई केला नहीं मिलता। तो किसान को कोई फ़ायदा नहीं होता कुछ। तो किसान का फ़ायदा कि जैसे होगा ये सरकार को देखने की ज़रूरत है। और किसान का फ़ायदा नहीं होगा तो किसान खेती बाड़ी क्यों करेगा? और अन्नदाता का पेट में लात मार के तो किसान संसार परिवार नहीं बच सकता, गवर्नमेंट भी नहीं बच सकता। ये अन्नदाता को अंधकार में रखने के लिए इन लोग जो कुछ गवर्नमेंट बोलता है जो हम लोग उचित दाम दे देंगे, लेकिन कभी नहीं देता। हम बोला यहाँ अंडमान में कम से कम तुम 3 आपका कृषि मार्केट बनाओ। कृषि मार्केट बनाने से एक अंडमान डिग्रीपुर में कृषि मार्केट का ज़मीन अलॉट हुआ, लेकिन अभी तक कृषि मार्केट का काम शुरू नहीं हुआ। अलॉट हुआ कहाँ अलॉट हुआ? ये देशबंधु ग्राम में। देशबंधु ग्राम में ज़मीन अलॉट हुआ, गवर्नमेंट अलॉट किया, लेकिन वहाँ कब कृषि मार्केट होगा ये तो हम नहीं जानते। कृषि मार्केट होने से फसल किसान लेके जाएगा, वहाँ उचित दाम में बिक्री हो जाएगा। सारे अंडमान में 3 कृषि मार्केट की ज़रूरत है कम से कम। एक डिग्रीपुर में, एक रंगत में, एक आपका पॉपुलर में, और एक हाट में, 4 की ज़रूरत है। ये 4 कृषि मार्केट होने से किसान लोगों का हाथ में 2 साथ पैसा आएगा, नहीं तो किसान नहीं जी सकेगा। ये हो गया एक तरफ का बात। इसके बाद आता ज़मीन के बात में। ज़मीन गवर्नमेंट ने दिया। अंडमान में जो सेटलमेंट हुआ 3 किस्म का स्कीम में। एक है तुम्हारा ये कॉलोनाइजेशन स्कीम में। कॉलोनाइजेशन स्कीम में दिया, उसमें 30 बीघा ज़मीन अर्थात 10 एकड़ ज़मीन, 10 एकड़ ज़मीन करके दिया। 5 एकड़ पहाड़ का और 5 एकड़ खेती का। तो 5 एकड़ पहाड़ जो दिया, पहाड़ी ज़मीन अभी तक नाप के कोई किसान को समझा के नहीं दिया गवर्नमेंट, जो ये तुम्हारा इतना से इतना दूरी तुम्हारा ज़मीन है, ये पील करके दिया ये ज़मीन का तुम सफाई करके करो। लेकिन वहाँ फॉरेस्ट का अभी तक फॉरेस्ट वहाँ क्लीनिंग करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया गया। लेकिन यदि बिक्री करे तो क्लीन हो जाता, तब फॉरेस्ट भी वहाँ नहीं रोकता। गवर्नमेंट बिक्री करने के लिए गवर्नमेंट मना नहीं करता। लेकिन हम जाके जब वहाँ आबादी करेंगे तब जाके फॉरेस्ट को तो पेड़ क्यों काटा? पेड़ तो हमारा है, ये हो जाता। तो इसलिए गवर्नमेंट तो चाहिए था ये जो कॉलोनाइजेशन स्कीम में 30 बीघा करके ज़मीन जिनको दिया गया, उन ज़मीन का पहाड़ी ज़मीन को समझा ठीक से नाप के दे देना चाहिए। एक हो गया। दूसरा जो कॉलोनाइजेशन के बाद तुम्हारा लाया रिहेबिलिटेशन स्कीम में। रिहेबिलिटेशन स्कीम में 30 बीघा नहीं 15 बीघा करके ज़मीन दिया रिहेबिलिटेशन स्कीम में। तो 15 बीघा ज़मीन दिया, तो वो ज़मीन का उन लोग उसी स्कीम में रिहेबिलिटेशन स्कीम में लाया। और तुम्हारा
आरबीडी का आरबीडी स्कीम में लाया गया, ये तो आरबीडी साइड में उनको भी 15 बीघा करके दिया, इससे ज़्यादा ज़मीन उनको नहीं दिया गया। और ज़मीन अभी चाहिए, ये सारे ज़मीन जो है सर्वे हुआ था कब की, जबकि सेटलमेंट हुआ उसका 3 साल बाद सर्वे करके दिया गया था। अभी न्यू सर्वे करना चाहिए। जो न्यू सर्वे करने से फ़ायदा होगा किसान का, इसलिए जो ज़मीन अभी जो पटवारी और तहसीलदार ये लोग जो नाप के देता, मान लो मेरा बगल वाला से मेरा झगड़ा है तो वो दरखास्त किया ज़मीन उसको डिमार्केशन करके दे, तो डिमार्केशन करके जाने से तो मेरा अंदर आ गया। लेकिन अभी न्यू सर्वे हो जाएगा तो सारा ज़मीन को सर्वे हो जाएगा ठीक तरह से, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपस में बैरी नहीं होगा, आपस में झगड़ा झाटी की सवाल ही नहीं पैदा होगा। सारा अंडमान में न्यू सर्वे करेंगे बोलता था बहुत दिनों से, लेकिन अभी तक सर्वे नहीं होता। ये सर्वे जल्द से जल्द ये सर्वे होना चाहिए सारे ज़मीन का, हिली लैंड का भी और तुम्हारा पैडी लैंड और हाउस साइड सबका सर्वे की ज़रूरत है। ये न्यू सर्वे हम चाहते हैं। तीसरा है तुम्हारा भूमि रिफॉर्म क्यों चाहिए? ये जो हमारा कानून है ज़मीन का, ये कानून डिफेक्टिव कानून है, किसान के लिए फायदा। हम रेंटेड है, उसमें लिखते हैं रेंटेड, हम मालिक नहीं है, हम रेंटेड है। तो रेंटेड होने से क्या है, जितने ज़मीन का मालिक, तो ज़मीन का मालिक होना चाहिए ना हमें। तो ज़मीन का मालिक हम कब बनेंगे? हमारे पिताजी तो चले गया, पिताजी के बाद भी हमारा 3 पीढ़ी चले गया, तो ये ज़मीन अभी तो रेंटेड में हमारा ज़मीन है। ये रेंटेड शब्द को निकल के वहाँ ज़मीन का मालिक होना चाहिए। ये रेंट तो हम टैक्स देते हैं वही बस है, ठीक है, तब रेंटेड है। ये रेंटेड ज़मीन नहीं होना चाहिए, हमारा ज़मीन का ठीक तरह से ज़मीन की कानून होना चाहिए। ये कानून, ये मैंने क्षेत्रज्ञ कुमार महातो बोल के एक डीसी आया था, उनसे बात किया था, तो डीसी बोला जी ये कानून तब परिवर्तन होगा जबकि ये बात पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट इसका कानून को परिवर्तन कर सकता है, इसके पहले नहीं। लेकिन सीपीएम तो कानून को बदल करने के लिए कोई एमपी नहीं भेज सकता। यहाँ से जितने एमपी अभी तक गया 1967 से कोई भी एमपी ये बात को पार्लियामेंट में नहीं उठाए जो अंडमान का भूमि सुधार होना चाहिए, भूमि का कानून को सुधार करना चाहिए। ये अभी तक कोई सोचे नहीं। ये क्यों नहीं सोचते एमपी लोग? उनको तो सोचने की ज़रूरत है। आम पब्लिक भी अंधकार में है, आम पब्लिक भी नहीं जानते ज़मीन का क्या हाल है, ज़मीन कैसा है। ज़मीन बिक्री करने मांगते सब, लेकिन किसका ज़मीन तुम बिक्री करोगे? तुम तो रेंटेड ज़मीन में है, तो ज़मीन बिक्री करने नहीं देगा तो तुम क्या करोगे? तुम तो रेंटेड में है, तुम्हारा ज़मीन तो नहीं है, तुम बिक्री करने के लिए तैयार होते हो, जब फटाफट बिक्री हो जाता है। तो ये मामला को ये कम से कम नज़रअंदाज ना करें, इनके ठीक तरह से देखा जाए। फिर तुम्हारा आ गया इंक्रोचमेंट ले लो। इंक्रोचमेंट कब से बना? इंक्रोचमेंट 66 से इंक्रोचमेंट हुआ नॉर्थ अंडमान में। ये पश्चिम सागर, तालबागान, गांधीनगर, शांतिनगर, ये जो सारे इंक्रोचमेंट, और ये तुम्हारा यहाँ से लेकर मायाबंदर तक ये रास्ता में इधर एटीआर रोड के अंदर दो बगल में इंक्रोचमेंट, ये तब से शुरू हो गया था। लेकिन इनको बोला गया 78 के पहले जो बैठे, 78 के जो बैठे उनको ज़मीन मिलेगा। कितना मिलेगा? ये 1 हेक्टेयर करके ज़मीन मिलेगा, लेकिन बाकी लोगों को ज़मीन नहीं मिलेगा। बाकी लोगों को ज़मीन नहीं मिलेगा, ये तो अन्याय होगा। ज़मीन काट के बैठा था क्यों? अपना परिवार को पालने के लिए। यदि उसमें वो चौकीदार अपना ड्यूटी नहीं निभाया, चौकीदार जब ड्यूटी नहीं निभाया तो ज़मीन काट के बैठ गया उन लोग अपने बाल बच्चा पालने के लिए। तो बाल बच्चा जब पालने के लिए वहाँ बैठा तो वहाँ रास्ता घाट भी नहीं था, तब ना मेडिकल फैसिलिटीज़ था, कोई फैसिलिटीज़ नहीं था। अभी पंचायत बना 2010 से, पंचायत का सिस्टम हुआ तो रास्ता धीरे धीरे बनना शुरू किया, लेकिन तब भी वो अंधकार में आए। अभी वो भी अंधकार में। बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी जो बैठे हैं 1978 के बाद, 78 के बाद जो बैठे हैं और 78 के पहले भी बैठे हैं, उनमें भी कुछ लोगों को कुछ अंधकार में रखा गया। वो 78 में दर्जा में नहीं आया, वो भी 78 का पोस्ट 78 को बना दिया उसको। तो प्री 78 और पोस्ट 78, तो पोस्ट 78 का जो होगा पोस्ट 78, तो पोस्ट 78 के लिए क्या होगा? वो तो अंधकार में ही रहेगा, उनका ज़मीन नहीं रहेगा तो वो खेती बाड़ी नहीं कर पाएगा, तो उसका बाल बच्चा कैसे जिएगा? तो उनको भी ज़मीन देना चाहिए, कम से कम 1 एकड़ का ज़मीन देने से भी देने की ज़रूरत है। मैंने इसका पहले 2003 में मैं ये सवाल को उठाया था। यह जो पैसा मीटिंग हुआ था कहाँ पे? स्टेडियम में। वहाँ मैंने एलजी आए थे, एमपी थे और मेनलैंड से कुछ नेता मंत्री ऑफिसर लोग आए थे। वहाँ मैंने सवाल उठाया था, जो 78 के पहले बैठे
प्री-78 जो है उनको कम से कम 15 मैंने 2 हेक्टेयर करके ज़मीन दिया जाए। क्यों? उसका परिवार 3-4 टुकड़ा 5 टुकड़ा हो गया तो एक एकड़ करके ज़मीन मिलेगा सबको, और 500 स्क्वायर मीटर करके उनको हाउस साइड दिया जाए। तो 500 स्क्वायर मीटर हाउस साइड देने से ये सारे को 100 स्क्वायर मीटर 5 परिवार होने से, 5 भाई होने से 5 परिवार होगा तो 5 को एक 100 स्क्वायर मीटर करके हाउस साइड मिल जाएगा। ये एक सवाल था। दूसरा सवाल मैंने किया था वहाँ जो पोस्ट 78 जो है उनको कम से कम 1 हेक्टेयर करके ज़मीन दिया जाए, ये बात मैंने उठाया था। एवं और भी उसमें बात रखा था जो समुद्र के किनारे जो बैठे हैं, जैसे तुम्हारे बीच फैमिली, तुम्हारे नाइजर टिकरी, ये जो समुद्र के किनारे लोग बैठे, समुद्र के किनारे जो बैठे हैं उनको हमारा रक्षक है, वो हमारा बॉडीगार्ड है। अंडमान को सेफ गार्ड के रूप में काम करता है। क्यों? जब घुसपैठी आ जाता उसको नज़र में आ जाता, वो जाके खबर देता, कहाँ पे खबर थाना में भेजता, थानादार उन लोग जाके उसको पकड़ने की कोशिश करता, इसे टाइम पर वो खबर मिल जाता। तो इसलिए उन लोगों को वहाँ रखने के लिए बोला था मैं, उन लोगों को सेफ गार्ड के रूप में। कोई किसी को वहाँ से जो ज़मीन काट दिया, जो फॉरेस्ट का ज़मीन बर्बाद किया, ठीक है, वो ज़मीन में रखो तुम उसको, और लेकिन उसको रखने के बाद उनके लिए कम से कम एक हेक्टेयर करके 1 एकड़ करके ज़मीन दो, और परिवार में एक बच्चा एक को नौकरी दो। हर परिवार में एक को फॉरेस्ट में नौकरी दो तो तुम्हारा सेफ गार्ड का काम होगा, फॉरेस्ट का भी रक्षा होगा और अंडमान की भी रक्षा होगा। ये बात को मैंने वो सा रखा था, लेकिन इसको सभी अनदेखा किया। अभी तक कोई इसके लिए कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। ये तुम्हारा इतना तक मैं रख देता हूँ ज़मीन का बारे में। तीसरा जो है सामाजिक अवक्षय। देखो सामाजिक अवक्षय कैसे, किसान का नुकसान कैसे होता। किसान गाय पालता, मुर्गी पालता, बैल ये बकरी पालता 2 पैसा कमाने के लिए, लेकिन गाय पालने वाले किसान गाय को बिक्री नहीं कर सकता। अभी रास्ता में देखो कितना गाय घूमता, रास्ता में तुम रोजाना देखने पड़ता कितना गाय घूमता। तो ये किसान इसको यदि बिक्री कर सकता था, उनको नगद कुछ पैसा मिल जाता था। गाय पालना भी एक किसान के लिए अच्छा काम है, पशुपालन हो जाता। और बकरी पालन जैसा होता, बकरी तो बिक्री कर सकता है, उसमें पाबंदी नहीं है, लेकिन गाय बिक्री करने में पाबंदी है। तो गाय बिक्री नहीं होगा तो गवर्नमेंट को चाहिए ये जितना गाय बचता है रास्ता में आए, ये सारे गाय को अपने देखभाल करने, अपना कब्जा में लेना। लेकिन इससे किसान का नुकसान नहीं कराना, किसान का खेती-बाड़ी का नुकसान हो जाता, भारी नुकसान हो जाता उनको। ये कौन रोकेगा इसको? इसको कौन देखेगा? अभी हमने सुना था ये बोला था, डिक्लेरेशन भी किया था। कौन? ये जो विष्णुपद राय जी जब MP थे, ये फॉरेस्टगंज में वहाँ गौशाला बनाया, लेकिन गौशाला में कोई भी गाय नहीं है, कहा गौशाला ही भी नहीं है। सारा अंडमान में एक ही परिस्थिति है, गाय बढ़ जाता, लिटिल अंडमान में और भी परिस्थिति खराब है। तो ये सारे बात को गवर्नमेंट के पास रखने के लिए गवर्नमेंट का सुनते नहीं, इसलिए सोशल मीडिया को आम पब्लिक को सुनाने के लिए बोलते। ये आम पब्लिक सुन के इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाने का यदि हिम्मत है तो ये किसान सभा से जुड़े और आंदोलन के लिए तैयार हो जाए, तब जाके ये समस्या का समाधान होगा, नहीं तो समाधान नहीं होगा। गवर्नमेंट को आवाज़ नहीं देंगे, गवर्नमेंट तो बैठा है, गवर्नमेंट को जब आवाज़ नहीं देंगे गवर्नमेंट को सुनाई नहीं देगा। इसलिए ये बात ये आम पब्लिक को समझाने के लिए, आम पब्लिक को पहुँचाने के लिए ये सोशल मीडिया से बातें उठाने के लिए मजबूर हो गया। इसके बाद तुम आ जाओ, यहाँ दिगलीपुर में एक ओल्ड एज होम की ज़रूरत है और एक तुम्हारा ये ऑर्फन हाउस की भी ज़रूरत है। ओल्ड एज होम नारी पुरुष दोनों के लिए और ऑर्फन हाउस की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए ज़मीन भी मुहैया किया गया। लेकिन ज़मीन मुहैया किया गया कब? आज से लेकर 7 साल पहले, लेकिन अभी तक वहाँ कोई काम नहीं होता। लेकिन देखता हूँ ये जो बूढ़ा लोग अपना तकलीफ झेलते हैं, लेकिन वो आश्रम में जाने मांगते, तो कहाँ जाएगा? अंडमान में तो आश्रम नहीं है। एक तो फॉरेस्टगंज में एक आश्रम है, वहाँ तो 2-4 आदमी को रखते हैं, ज़्यादा आदमी को तो नहीं रख सकते। यहाँ जो ज़मीन दिया गया था, यहाँ बोला था सोशल वेलफेयर ने तय किया था, यहाँ 25 आदमी करके 25 पुरुष 25 महिला और 25 तुम्हारा बच्चा रखेंगे, लेकिन और अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ। ज़मीन तो है, ज़मीन तो गवर्नमेंट को दे दिया, ज़मीन डिक्लेरेशन हो गया ज़मीन, तो ज़मीन दे दिया, सोशल वेलफेयर के पास ज़मीन भी चले गया, लेकिन ये 7 साल में का अंदर कोई भी काम वहाँ नहीं हो रहा है और ना कोई ये उद्योग ले रहा है। तो इसके लिए आम जनता को भी आगे आने की ज़रूरत है। आगे आने से ये तो हित होगा, नहीं तो ये जैसा का तैसे ही गवर्नमेंट तो फल फेंक के रखेंगे। मुझे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आके यहाँ तक बोला था, मुझे वहाँ बनाने से क्या कोई तो रहेगा नहीं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोला वो बनाने से वहाँ तो कोई नहीं रहेगा। ये कितना क्वार्टर बना के रखा, हम लोग को नहीं बैठता,
कितने स्कूल बना के रखा, वहाँ कोई नहीं, स्कूल भी बंद होने जा रहा है। और कितना हॉस्पिटल का क्वार्टर है, वहाँ कोई नहीं रहता। ये ऐसा बोलता था वो। तो ये क्या, ये मामला तो हमारा नहीं है। हमारा मामला है क्या, वहाँ सोशल वेलफेयर को जो ज़मीन मिला वहाँ कम से कम काम शुरू करे और वहाँ से जल्दी वहाँ बढ़ाए और लोगों को रखने का काम शुरू कर दे। ये है हमारा काम। तो मैं उसको बोला, जो देखो तुम भी बुरा हो जाओगे तो कहाँ रहोगे, तुम्हारा ज़मीन जायदाद है तो ठीक है, मेरा ज़मीन नहीं है तो मुझे तो वही रहना है, मेरा तो कुछ नहीं है, मुझे वही रहना है। इसलिए सबके लिए ज़मीन, जिसका ज़मीन नहीं है उसको ये आश्रम में रहना है, इसी आश्रम की ज़रूरत है। ये ऐसा तर्क उससे हो रहा था। और दूसरी बात को जो पेंशन देते, विद्या को जो पेंशन देते, विडो को पेंशन देते, कितना 2,500 रुपये देते। 2,500 रुपये से अपने परिवार, अपना एक आदमी को नहीं चल सकता। क्यों, दवाखाना में जाने, बुढ़ा अवस्था में दवा पर निर्भर है, दवा नहीं होगा तो जी नहीं सकते। तो ये दवा का दाम दिन के दिन बढ़ाते जाता, गवर्नमेंट दिन के दिन बढ़ाते जाता। हॉस्पिटल में जाने से दवा नहीं मिलता और इलाज भी नहीं होता ठीक से। ये सरकारी मेडिकल में ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। पुडलर से लेकर कहीं भी जाओ, इलाज ठीक से नहीं होता। इलाज ठीक से क्यों नहीं होता, ना वहाँ एनफ स्टाफ है, ना एनफ डॉक्टर है। ये जो हमारा सीसी हॉस्पिटल है, CHC हॉस्पिटल में जितने कैपेसिटी होना चाहिए उतना डॉक्टर नहीं है। या स्पेशलिस्ट होना चाहिए था, या तो गायनी भी होना चाहिए था, या ऑर्थोपेडिक्स भी होना चाहिए था, या सर्जन भी होना चाहिए था, या हार्ट का डॉक्टर भी होना चाहिए था। कोई नहीं है तो, या तो एक दो चार डॉक्टर देके यहाँ कम संभाल कर लिया। तो यहाँ इलाज कैसे होगा, दिन के दिन तो पेशेंट बढ़ते ही जाता। और यहाँ जाने से अभी दवा नहीं मिलता, पहले की तरह जैसे दवा मिलता था वो दवा नहीं मिलता, लिख देता दवा बाहर से खरीद लो। बाहर खरीदने जाएगा तो अभी 100 रुपये का दवा तो अभी 300 रुपये हो गया। हम कैसे खरीदेंगे, कैसे दवा खरीदेंगे, ये दवा के लिए कहाँ भागा दौड़ी करे। अभी गवर्नमेंट बोलता है तो हम तो ये कम दाम का दवाखाना खोल दिया, तो कम दाम का दवाखाना में जाने से भी दवा नहीं मिलता। ये हकीकत है, ये मामूली बात नहीं है। कम दाम का दवाखाना में यदि दवा मिलता है तो ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं होता। ये सारे बात को देखने की ज़रूरत है, आम जनता को भी सोचने की ज़रूरत है। और यदि आम जनता सोचे और आम जनता समझे तो ये जो 250 रुपये, जो 2,500 रुपये जो मिलता है महीना में, इससे कुछ नहीं होता। कम से कम 8,000 रुपये इनको चाहिए महीना में अपना परिवार, अपने को जीने के लिए, एक आदमी को जीने के लिए। और रेशन में 4 kg करके अनाज देता, 4 kg अनाज से एक आदमी का साल महीना भर हो जाता, महीना भर होता है 4 kg चावल से, नहीं होता। तो चावल खरीदने जाएंगे तो चावल तो कम से कम तो तुम्हारा 25 रुपया लेगा, अभी कितना 35 रुपया, 40 रुपये। 1 kg चावल का दाम 40 रुपये, तो हम चावल कैसे खरीदे, नहीं खरीद सकते। तो 2,500 रुपये से हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, जीने का रास्ता क्या है। इसलिए अनाथ आश्रम की जरूरत क्यों मांगा। ये जीने का रास्ता बनाने के लिए यदि अनाथ आश्रम नहीं होगा तो कम से कम 8,000 रुपये करके हर पेंशनर को, ये जो ओल्ड एज पेंशनर और आपका जो विडो पेंशनर और ये हैंडीकैप पेंशनर, इनको सबको देना होगा। ये हम ये मांग करते हैं, ये मांग रखते हैं, बस।